पप्पू यादव ने महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज पप्पू यादव पूर्णिया से भरेंगे नामांकन। तो देखिए, आरजेडी के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते पप्पू यादव, लेकिन लालू यादव के लिए मन की बात भले ही कह रहे हो, लेकिन अभी असली खबर यह है कि पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन भरेंगे। दरअसल महागठबंधन के तहत में पप्पू यादव मांग रहे थे अपने लिए पूर्णिया की सीट, लेकिन आरजेडी ने इस सीट को अपने पास में रखा और तब से ही लगातार अटकलें लग रही थी कि पप्पू यादव एक बड़ा झटका दे सकते हैं। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती पहले ही नामांकन कर चुकी हैं। कांग्रेस में पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन का ऐलान किया और आज 4 तारीख है, तो ऐसे में पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए नामांकन भरेंगे। बिहार की पूर्णिया सीट एकदम हॉट सीट हो चुकी है, क्योंकि महागठबंधन के दलों में ही आपसी सहमति पूर्णिया सीट को लेकर नहीं बन पाई। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया कांग्रेस में, जिसके बाद में वो लगातार पूर्णिया से चुनाव लड़ने की ख्वाहिशों को जाहिर कर रहे थे। लेकिन इस बीच इस सीट पर आरजेडी ने अपनी प्रत्याशी बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। उसके बाद से ये लग रहा था कि पप्पू यादव ये सीट नहीं छोड़ने वाले, और ऐसे में जब पूर्णिया सीट पर बात नहीं बनी तो पप्पू यादव ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया इसी सीट से और आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्णिया सीट को लेकर बयानबाजियां भी खूब होती रही। राजनीतिक सरगर्मी के बीच पप्पू यादव अपने फैसले पर अभी भी टिके हुए हैं। आरजेडी के सिंबल पर ही पुणे से चुनाव लड़ने का फैसला वो कर चुके थे, लेकिन ये जो उनका प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। पूर्णिया सीट को लेकर घमासान इतना बढ़ चुका है कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि पप्पू यादव को उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। देखिए, मीडिया से बातचीत भी लगातार पप्पू यादव करते रहे, कहा कि मेरा लक्ष्य पूरी तरह से 2024 है, लेकिन लगता है कि कुछ लोग 2025 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने लालू यादव को कहा था कि मुझे आप पूर्णिया दे दीजिए। जब सब लोग कोरोना के समय घर में थे, उस वक्त मैं लोगों की सेवा कर रहा था। हम दूसरे धर्म को गाली देकर वोट हासिल नहीं कर सकते। जब प्रियंका गांधी ने मुझे फोन किया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लालू जी चाहते थे कि मैं मधेपुरा से चुनाव लड़ूं। लालू जी की इच्छा थी कि मैं आरजेडी ज्वाइन करूं और मधेपुरा से चुनाव लड़ूं। मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। ये बात मैंने लालू जी को पहले ही बता दी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि लालू जी को पूर्णिया से इतनी दुश्मनी क्यों है। आप देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं या देश बेचने के लिए लड़ रहे हैं। तो लालू यादव पर ही हमला बोला। आपको याद होगा कि उनकी कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज करने से पहले मुलाकात लालू यादव से हुई थी, तेजस्वी से हुई थी, और उसके बाद लग रहा था कि शायद यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एकाएक तस्वीर बदल गई और तस्वीर निकलकर सामने आई कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। उसके बाद से वो लगातार पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कहते रहे, लेकिन दाल नहीं गली और उसके बाद में अब उन्होंने आरजेडी पर ही हमला बोलना शुरू किया और पप्पू यादव ने महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है। जरा सोचिए, अगर पूर्णिया में वो चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं बीमा भारती के लिए जाहिर तौर पर एक कंपटीशन होगा। महागठबंधन के लिए जो सीट निकलने के चांसेस थे वो आपस में टकराव के कारण हो सकता है कि यहाँ जब सीट शेयरिंग नहीं हो पाई तो वोटों का बंटवारा होगा और इससे हो सकता है कि नुकसान हो महागठबंधन को। तो पप्पू यादव ने टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला महागठबंधन के तहत में यहां से चुनावी मैदान में उतरने का, तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चलिए, एक बार फिर से अखबार के पन्ने अगर हम पलटेंगे तो बात स्मृति ईरानी की होगी। हार के डर से कांग्रेसियों की भागने की आदत है, ये स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। दरअसल पन्ना पहुंची थी स्मृति ईरानी। वीडी शर्मा के नामांकन में रैली हुई थी। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमलावर स्मृति ईरानी नजर आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार स्वीकार कर चुकी है। खजुराहो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को भागने की आदत पड़ गई, चाहे तो आप अमेठी वालों से पूछ लीजिए। खजुराहो सीट पर भी कांग्रेस हार मान चुकी है। कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत है, उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल खजुराहो पहुंची थी। खजुराहो लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी। सभा के बाद ईरानी और वीडी शर्मा खुले वाहन में कलेक्ट्रेट के लिए निकले, रोड शो भी वहां पर किया और इस दौरान जमकर बरसती हुई कांग्रेस पर स्मृति ईरानी नजर आई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगली खबर आपको बताते हैं। मैंने सीएम बनाया और मुझे ही धोखा। पप्पू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। पूर्णिया सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। लालू यादव ने मुझे हमेशा धोखा दिया है, पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने मधेपुरा या सुपौल नहीं जाऊंगा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्णिया सीट पर इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है। पूजा,
देखिए बिल्कुल पूर्णिया सीट इस वक्त लगातार सुर्खियों में एक हॉट सीट बन चुकी है। और देखिए बड़ी बात है कि एक तरफ जहाँ ये कहा जाता है कि मर्ज किया गया कांग्रेस में उनकी पार्टी को, लेकिन बात ये भी निकलकर सामने आती है कि औपचारिक तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज ही नहीं किया। उनकी पहले मुलाकात आरजेडी के नेताओं के साथ में हुई और उस मुलाकात के बाद में ये माने निकल रहे थे कि वो अब यहाँ लालू यादव के साथ में आ सकते हैं, उनकी पार्टी के साथ में आ सकते हैं। लेकिन फिर कांग्रेस में साथ जाने के उनके फैसले के बाद ये माना जा रहा था कि महागठबंधन के तहत में पूर्णिया सीट उनको दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब पूर्णिया की सीट उनको नहीं मिली तो अब वो खुलकर राहुल गांधी पर हमला बोलते, माफ कीजिएगा, लालू यादव पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और लालू यादव ने मुझे हमेशा धोखा दिया, ये बात कहकर वो जो एक सेंटीमेंट है वो लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए लालू फैमिली और पप्पू यादव के बीच की जो तकरार रही वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब इस बार बातचीत शायद लग रहा था कि थोड़ी संभलती हुई नजर आएगी और लालू फैमिली और पप्पू यादव के बीच की जो भी दूरियां रही हैं वो मिट जाएंगी। लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया सीट ना मिलने के बाद वो इतने नाराज हैं कि लगातार लालू यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे हमेशा धोखा दिया, इस बार भी उन्होंने धोखा ही दिया है। और इस बीच अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी। राहुल गांधी ने वायनाड से कल अपना नामांकन किया। प्रियंका के साथ में 1 घंटे उससे पहले रोड शो करते हुए उनको देखा गया, जिसके बाद नामांकन करने के लिए वो पहुंचे। जनता के साथ में संवाद उनके द्वारा किया गया, जनता से आशीर्वाद मांगा गया और जनता से वोट देने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि वायनाड से के सुरेंद्रन बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए, जो कि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरीके से वायनाड में भी राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल राहुल गांधी ने नामांकन किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर प्रियंका गांधी, उनकी बहन उनके साथ में मौजूद रही। दोनों भाई बहनों के द्वारा यहां पर रोड शो भी किया गया। रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको देखा गया। वायनाड की बात की जाए तो वायनाड राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में 2024 के चुनावों में राहुल गांधी कितने वोटों से यहां पर जीते हैं, देखना महत्वपूर्ण पलक। दैनिक भास्कर में देखिए फिलहाल ये जानकारी दी गई। हेडलाइन 5 साल में 5.54 करोड़ रुपए बढ़ी राहुल की संपत्ति, केस भी 3 गुना बढ़े। तो एक तरफ जहां नामांकन दिया, वहीं पर राहुल ने जो हल्फनामा दिया है उसके मुताबिक उनके पास कुल 20.39 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें से 9.24 करोड़ रुपए चल और 11.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, और 19 में राहुल ने कुल 14.85 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। यानी कि साफ तौर पर 5 साल में उनकी संपत्ति 5.54 करोड़ रुपए बढ़ी है। और आगे बढ़ते बात होगी संजय निरुपम की, जिनकी हो गई है कांग्रेस से छुट्टी। पार्टी ने 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया है। संजय बोले बड़ा फैसला लूंगा। तो देखिए कांग्रेस निरुपम को पार्टी से निकाला है। संजय निरुपम को कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण उनके खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निरुपम ने उद्धव ठाकरे को पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर टिप्पणी की थी। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में पार्टी की प्रचार समिति की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से कहा कि कांग्रेस ने निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। एमपी बैठक में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांगली, भिवंडी, मुंबई में कुछ सीटें चाहती है। कांग्रेस को अल्टीमेटम, इस बीच संजय निरुपम ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने लिखा कि 1 सप्ताह का समय पूरा हो गया है और अब कल मैं खुद फैसला ले लूंगा। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची कुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। गौरतलब है कि संजय निरुपम अपनी पसंदीदा लोकसभा सीट मुंबई उत्तर पश्चिम से टिकट न मिलने के लिए नाराज हैं और इस सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने उम्मीदवार को उतारा। संजय निरुपम लगातार वेट करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार उनकी बयानबाजी का उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया और अब वो कह रहे कि मैं अभी अपना फैसला लूंगा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। स्कूली छात्रों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। गडकरी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की भी शिकायत यहां पर की गई है। अभियान में नागपुर के स्कूल के छात्रों का इस्तेमाल का आरोप है। नितिन गडकरी की उम्मीदवारी रद्द करने की इस दौरान मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोड शो कर रहे थे नागपुर में और उस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, क्योंकि जिस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें कुछ एक गाइडलाइंस दी गई थी और यहाँ पर उन गाइडलाइंस के उल्लंघन की बात कही जा रही है। देखिए कांग्रेस की सूची, मुकेश धनगर होंगे मथुरा से उम्मीदवार। सीतापुर में बदला प्रत्याशी और नकुल दुबे का नाम फिलहाल वापस लिया है। सीतापुर का टिकट बदला है, राकेश राठौर उम्मीदवार होंगे। तो ये खबर इस वक्त हम आपको फिलहाल बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट, मथुरा से मुकेश धनगर चुनावी रण में, तो सीतापुर से राकेश राठौर चुनावी रण में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि
हर अखबार में आज चूंकि इस लिस्ट को लेकर और इसके अलावा किस तरह से प्रत्याशी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो चुनावी रण में उतार रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अपना अपना आकलन किया गया है। एडिटोरियल में भी फिलहाल बताया गया है कि क्या रणनीति फिलहाल यहाँ पर सभी की तरफ से बनाई गई। देखिए, दैनिक भास्कर को अगर हम देखते हैं तो फ्रंट पेज पर जैसे कि अभी आपको फिलहाल हम सीतापुर और मथुरा सीट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर हेडलाइन है, गुजरात में भाजपा अपनों में फंसी तो कांग्रेस को अपने ही नहीं मिल पा रहे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ऐसे बहुत सारी सीटों में अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई और इसके अलावा वहां से जो दिग्गज चुनाव लड़ते आए हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से भी मना किया। इस बीच अगली खबर, पश्चिम में चुनाव का अजब रण क्षेत्र देखने को मिल रहा है। गुजरात में भाजपा अपनों में ही फंसी हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस को अपने ही नहीं मिल रहे हैं। तो एक अलग सा ट्रेंड पश्चिम में चुनाव में पूजा देखने को मिल रहा है। देखिए, पश्चिम में चुनाव का अजब रण क्षेत्र है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को अपने ही नहीं मिल रहे हैं। खास बात यह है कि देखिए, जब आप बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम इलाके में खासतौर पर एक तरफ जहां नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अभी सक्रिय खुद को कर रही है, साउथ की बात करते हैं वहां पर खुद को सक्रिय कर रही है, वही बात जब पश्चिम की आती है तो गुजरात में जहां भाजपा अपनों में फंसी हुई है तो कांग्रेस को भी अपने नहीं मिल रहे हैं। महिमा, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर अपनी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता खामोश बैठे हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस को लेकर दैनिक भास्कर में लिखा गया है कि कांग्रेस अलग संकट से जूझ रही है कि पार्टी को कई जगह पर चुनाव लड़ने के लिए नेता ही नहीं मिल पा रहे हैं। गुजरात में 7 मई को वोटिंग होनी है, 1 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस 26 में से 7 प्रत्याशी अभी तक तय नहीं कर पाई। भरत सोलंकी, जगदीश ठाकुर जैसे कई दिग्गज कांग्रेसी चुनाव लड़ने से फिलहाल मना कर चुके हैं। उधर रोहन गुप्ता ने तो टिकट मिलने के बाद पार्टी छोड़ दी। ऐसे में चुनाव काफी ज्यादा रोचक होता जा रहा है। इसीलिए हेडलाइन अखबार की है कि गुजरात में भाजपा अपनों में फंसी हुई है तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी को अपने ही नहीं मिल पा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेडी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। लोकसभा की 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। विधानसभा के 27 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए हैं। तो देखिए, अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ पे जो पार्टीज हैं अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित कर रही है। अगर ओडिशा की बात करते हैं तो वहाँ पर बीजेडी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। विधानसभा के 27 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए हैं। तो क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों में 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी है, तो ऐसे में उनके लिए भी अपने जो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार है वो भी घोषित किए जा रहे हैं। बात अगर ओडिशा की करते हैं तो बीजेडी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी हो चुकी है। लोकसभा की 5 सीटों पर एक तरफ 9 उम्मीदवार घोषित हुए तो विधानसभा के भी 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, चुनावी तैयारियां हर पार्टी अपनी तरफ से करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है उम्मीदवारों की सूची। उम्मीदवारों की सूची को तैयार करने में काफी मशक्कत पार्टीज को करनी पड़ रही, क्योंकि एक एक सीट पर गणित लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है तो ऐसे में एक एक सीट का गणित को समझना और उस गणित के हिसाब से उम्मीदवार को उतारना एक बड़ा चैलेंज रहता है। और देखिए, अगर बात बीजेडी की करते हैं तो जाहिर तौर पर देखिए बीजेडी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ जब 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए तो वही दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के लिए भी 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। और चलिए, इसी बीच नवनीत राणा जो कि नॉमिनेशन के लिए पहुंच रही हैं उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। दरअसल आज नॉमिनेशन करने वाली नवनीत राणा, और ऐसे में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, नॉमिनेशन के पहले पूजा पाठ का दौर आप हमेशा देखते हैं और ऐसे में देखिए बजरंगबली की पूजा करने के लिए नवनीत राणा पहुंची हुई हैं और इसके बाद अब यहां से नॉमिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगी नवनीत राणा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने देखा होगा जब जब कोई भी नेता नॉमिनेशन के लिए पहुंचता है सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद और देखिए यहाँ पर बजरंगबली की पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए नवनीत राणा पहुंची हुई हैं और इसके बाद अब यहाँ से सीधा नामांकन के लिए रवाना होंगी नवनीत राणा। और यहाँ देखिए विशालकाय मूर्ति जो बजरंगबली की बन रही है और ऐसे में उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई है नवनीत राणा। विशालकाय मूर्ति आप देख सकते हैं बजरंगबली की, जो कि फिलहाल अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। और देखिए वहां पर पहुंची हुई है नवनीत राणा उनका आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए बिल्कुल, और खास बात यह है कि नवनीत राणा हनुमान जी के नाम के सहारे ही सुर्खियों में आई थी। आपको याद होगा वो सुंदरकांड का पाठ जिसको लेकर नवनीत राणा लगातार सुर्खियों में आई और उसके बाद से लगातार नवनीत राणा हमला बोलती रही विपक्षी पार्टियों के ऊपर और अब चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में नवनीत राणा इस वक्त आप देख रहे हैं पहले हनुमान जी का ही आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी और अभी पहले भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेती हुई नजर आई हैं और उसके बाद अब नामांकन के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो नामांकन, महाराष्ट्र की सियासत जुड़ी है, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नवनीत राणा अपना नामांकन
दाखिल करेंगे। और ये तस्वीरें सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए जो लगातार भगवान हनुमान की जो मूर्ति लगातार बनकर तैयार हो रही है, सबसे पहले वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और इस बीच बात अगर करें अमरावती सीट की, तो अमरावती सीट पे भले ही इस वक्त सरदर्दी क्यों ना बढ़ रही हो गठबंधन की, लेकिन इस बीच नवनीत राणा मजबूती के साथ में आप चुनाव में उतरी हुई नजर आ रही है। एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही हैं, आशीर्वाद हनुमान जी का लेती हुई नजर आ रही हैं नवनीत राणा। तो नवनीत राणा हनुमान जी का आशीर्वाद ले रही हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा वो चाहती हैं अपने ऊपर। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। दरअसल देखिए लोकसभा चुनाव बहुत पास है और ऐसे में जो सियासी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। हर किसी की नज़र उत्तर प्रदेश की सियासत पर तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा नज़र अगर कहीं है तो वो है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि इस वक्त फिलहाल बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र की सियासत उथल पुथल मची हुई है। अगर हम बात करें तस्वीरों की, देखिए बजरंगबली का आशीर्वाद लेती हुई नवनीत राणा, और आपको याद होगा जब हनुमान चालीसा का पाठ उनके द्वारा किया गया था, सुंदरकांड किया गया था, उसके बाद सलाखों के पीछे भी गई थी, काफी विवाद उस दौरान हुआ था, बयानबाजी उस दौरान देखने को मिली थी। और देखिए तस्वीर लगातार आपको हम दिखा भी रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमरावती में बीजेपी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का सरदर्द एक तरफ जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से नवनीत राणा को मैदान में उतारा है, उनको टिकट दिया है। लेकिन बात अगर करें महागठबंधन की, दूसरे सहयोगी दल के नेता है, उन्होंने नवनीत राणा पर तमाम ऐसे जो जुर्माने लगाए हैं, बयानबाजी जमकर यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर जो सियासी सरगर्मी है वो इस वक्त महाराष्ट्र की काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि हर किसी की नजर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पर है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीट का जो गणित है वो बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। 2019 में अगर बात करें तो निर्दलीय जीती अमरावती से सांसद, और उसके बाद में बीजेपी में एंट्री से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ देखिए नवनीत राणा ने कहा कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करूंगी। अपने पति की अगुवाई वाली राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी 27 मार्च को ही त्यागपत्र दिया। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र की अमरावती सीट से कैंडिडेट घोषित किया। इसके बाद अगले 28 मार्च को नवनीत राणा ने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई ये सीट। और अब जब नामांकन भरने की बारी आई है तो देखिए नामांकन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस जमीन पर वो रखकर आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही हैं। जिन हनुमान जी के सहारे राजनीतिक तौर पर उन्हें सक्रियता मिली और ज्यादा उनको लाइमलाइट में आने का मौका मिला, उन्हीं हनुमान जी के सहारे जीत भी वो सुनिश्चित करना चाहती हैं और इसीलिए नामांकन से पहले उनका आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूजा आज नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। इस तरह मान सकते हैं कि कुल मिलाकर जितने भी बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उनका समर्थन मिलने वाला है। 7 या 8 तारीख को अमरावती में केंद्रीय गृह मंत्री उनके समर्थन में चुनावी सभा भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि इन्हीं बावनकुले का जिक्र हो रहा था कि ये पहले प्रचार नहीं करेंगे, मतलब कि नाराजगी को दूर कर लिया गया। जिस टेंशन की अभी हम बात कर रहे थे वो टेंशन दूर हुई है। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई बीएसपी ने जारी कर दी है 12 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर होंगे मैदान में, तो वहां अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। तो देखिए बैक टू बैक जो लिस्ट है वो तमाम पार्टी अपनी जारी कर रही है। हर पार्टी पूरे तरीके से मशक्कत के साथ ये लिस्ट बनाकर, ताकि कोई नाराज ना हो, हर किसी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार कर रही है। बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई। गाजियाबाद से नंद किशोर होंगे मैदान में, तो अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार को बनाया है बीएसपी ने अपना उम्मीदवार। ये लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ये 12 उम्मीदवार हैं इस लिस्ट में। बीएसपी की लिस्ट में गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर को टिकट दिया गया है। और देखिए बड़ी बात यह है कि बसपा ने 3 दिन में ही अपना प्रत्याशी यहाँ पर बदल दिया। तो लोकसभा में बसपा उम्मीदवारों की ये सूची जारी हुई है। बसपा ने 29 मार्च को गाजियाबाद की देखिए अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए गाजियाबाद की सीट खूब लाइमलाइट है और इस वक्त सुर्खियों में भी है, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर एक तरफ जहां बीजेपी ने अतुलगढ़ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने फिर से डॉली शर्मा पर ही दाव लगाया है और बसपा ने 3 दिन में ही अपना प्रत्याशी बदल दिया है। और क्योंकि बात अगर गाजियाबाद, नोएडा और इन इलाकों की करें तो बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के दावे करती रही है और इससे पहले अच्छा परफॉर्म भी किया है।
आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र आज अखबारों में है। कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा, उमर अब्दुल्ला ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, हमसे बात ही नहीं की। INDI में शामिल महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीट पर अब पार्टी प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। यानी कि INDI में शामिल मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस NC एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। इस वक्त हम आपको बता ही रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमसे बात ही नहीं की, कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, तो अब करें तो करें क्या। इसलिए कश्मीर में तीनों सीट्स लड़ने का फैसला फिलहाल किया है। और जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने हमें विश्वास में लिए बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया, इससे मेरे कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचा और उनका दिल टूटा। महबूबा मुफ्ती ये बात कहते हुए फिलहाल नजर आई। खबर बिहार से। बिहार पर कांग्रेस की खासा नजर है। दरअसल बिहार में कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा करना चाहते हैं राहुल गांधी, और जातिगत समीकरणों और साथ साथ में युवा नेतृत्व पर नजर लगाए हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो बिहार को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। युवा वोटरों के ऊपर खासा फोकस कांग्रेस पार्टी कर रही है, और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अपने दम पर बिहार में वो अपनी सरकार बनाए और बिहार में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट इस दौरान मिले। पूजा, देखिए, बिहार पर कांग्रेस की नज़र है और जातिगत समीकरणों और युवा नेतृत्व पर इस वक्त नज़र है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ महागठबंधन के नेता मंच पर साथ साथ नजर आते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति महागठबंधन के लिए गले का फांस बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते बातों की, टेलीकॉम मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम नीलामी टाल दी है और अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में ही नीलामी होगी। पहले 20 मई को स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है उसको टाल दिया गया है। तो एक अहम जानकारी है, टेलीकॉम मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है उसको टाल दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में ही अब स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी STF ने पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर मिल रही है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक वाले राजीव नयन मिश्रा को नोएडा यूनिट ने धर दबोचा है। दरअसल यूपी के प्रयागराज का ही रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी, और जिसको धर दबोचा है। आपको याद होगा CM योगी ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी इसमें शामिल है, जिसका भी ये काम है, वो बख्शा नहीं जाएगा, जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। बड़ी सफलता मिली है यूपी STF को। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला है। दारोगा भर्ती परीक्षा थी जिसका पेपर लीक हो गया था। जो स्टूडेंट्स की तरफ से इसको लेकर काफी हंगामा भी किया गया था। इसके बाद CM योगी ने निर्देश दिए थे कि 6 महीने के भीतर यानी कि लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद इस पेपर को कराया जाएगा। लेकिन यह भी कहा गया था कि जो भी इसमें शामिल है, जो भी इसका मास्टरमाइंड है, वो जल्द ही गिरफ्तार होगा। आगे बात करते हैं, मौसम की लू का खतरा बढ़ गया है और मनसुख मंडाविया ने राज्यों UTs यानी कि यूनियन टेरिटरीज को योजना बनाने का आदेश दिया। गर्मी से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक और राज्य सरकार को कहा कि एडवाइजरी आप जारी कीजिए। इस साल अत्यधिक गर्मी और लू के पूर्वानुमान को लेकर सरकार ने हर जिले में निगरानी करने का फिलहाल फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और सबसे बड़ी बात, गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन को लेकर भी उच्च स्तरीय मीटिंग में फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। और हेडलाइन दैनिक भास्कर में मौसम वाणी, बारिश बर्फबारी की चेतावनी के बीच हिमाचल आते ही कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, मैदानी क्षेत्रों में बढ़ने लगा गर्मी का असर। 8 राज्यों में पारा 30 डिग्री के पार। दिल्ली NCR में गुरुवार को बादल छाए रहने की संभावना हालांकि जताई जा रही है। अच्छी धूप खिली रही, लेकिन सबसे बड़ी बात, अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी को लेकर लगातार सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना की फैक्ट्री में रिएक्टर फट गया और इस हादसे में कुल मिलाकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी मिल रही है। मरने वालों में बड़ी, आपको बता दें कि संख्या बढ़ सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। हादसे के वक्त 50 लोग मौजूद थे और इस बीच बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। रिएक्टर के फटने की वजह से ये पूरा हादसा हो जाता है। अभी तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त कुल मिलाकर 50 लोग मौजूद थे और फैक्ट्री की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल। तेलंगाना में फैक्ट्री में रिएक्टर फटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में होगी PM ऋषि सुनक की हार। सर्वे में किया गया चौंकाने वाला दावा, 155 सीटों पर ही जीत सकेगी कंजर्वेटिव पार्टी। सर्वे ये कहता है 2025 से पहले आम चुनाव होंगे। 41% वोट लेबर पार्टी को मिलेंगे, 24% जो वोट है वो कंजर्वेटिव पार्टी को मिलेंगे। तो ब्रिटेन के आम चुनाव में PM ऋषि सुनक की हार होगी। सर्वे में यह चौंकाने वाला दावा किया गया। युगाव की ओर से जारी सर्वे में कहा गया कि सत्तारूढ़ सुनक के नेतृत्व वाले दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में 210 सीटों के नुकसान से महज 155 सीटों पर जीत हासिल होगी। इस सर्वे के मुताबिक 1997 में तत्कालीन PM जॉन मेजर की हार से भी बुरी हार होगी, जब टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने उन्हें केवल 165 सांसदों तक ही सीमित कर दिया था। तो यहाँ पर
155 सीटों की बात की जा रही है इस सर्वे में। और अब आगे बढ़ेंगे। भारत में रूसी तेल की डिलीवरी लगातार बढ़ रही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है भुगतान संबंधी कोई दिक्कत इस दौरान नहीं है। भुगतान में प्राथमिकता राष्ट्रीय मुद्राओं को दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। भारत में रूसी तेल से जुड़ी हुई जो डिलीवरी है वो लगातार बढ़ रही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने ये खुद जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भुगतान संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कहा गया है।